जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की फ्री क्लासेज आपको करा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा स्टैटिक जीके। आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके की 38 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और 1/4 माइनस मार्किंग भी होता है। आपको यह पता हो नहीं होगा तो आप जान जाइए, ठीक है। चलिए, पेपर के पैटर्न के अनुसार हम आपको जीके कराने वाले हैं इस क्लास में। पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा कि यह क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, तभी लाइक भी करिएगा हमारी वीडियो को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप एक बात समझ लीजिए, 50 लाख फार्म पड़ा है इस बार इस पेपर में, ठीक है। आप 50 लाख को में एक सीट कैसे ले सकते हैं, आपके ऊपर यह निर्णय करता है, ठीक, निर्भर करता है। चलिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं। पूरी क्लास को देखिएगा, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, आप पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद यह निर्णय करिएगा कि यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, ठीक है। चलिए, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, मतलब किसको देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन लोकसभा के उपाध्यक्ष और डी ऑप्शन उप प्रधानमंत्री, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, उप प्रधानमंत्री समझते ही मार, यह निशान मत मार देना, ठीक है। चलिए, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपाध्यक्ष को देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे। अगर यही बात पूछा जाए आपसे कि लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र, ये पूछे अगर सी ऑप्शन किसको त्यागपत्र दे सकते हैं तो इनको दे सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हेर फेर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यह प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। आपको नहीं पता होगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, ठीक है। कहीं पर भी लिख सकते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। ए ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, बी ऑप्शन न्यायपालिका, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा कौन सा होगा। आप यह मत समझ लीजिए कि राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होते हैं हमारे देश के, तो वह नहीं संरक्षक होंगे, ठीक है। जो संरक्षक होंगे वह होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। तो चलिए, यह भी प्रश्न हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब देखिए, हमने 2 प्रश्न पॉलिटी से लिया था, अब यहाँ पर 2 प्रश्न आपके लिए फिर विज्ञान से लेकर आ गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पूरी सब्जेक्ट और लेकर आएंगे, हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी स्ट्रेटजी के होते हैं, सभी को मिक्स करके आपके लिए यह क्लास उपलब्ध कराए हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, यह प्रश्न देखते हैं। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो चलिए बताइए, रुधिर स्कंदन का मतलब समझ रहे हैं, रुधिर का थक्का जमाने वाला विटामिन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन एक डी होता है, डी की कमी से क्या होता है, सूखा होता है, डी, ठीक है। डी की कमी से सूखा होता है। विटामिन ई की कमी से जननांग या गुप्त विभाग जननांग प्रभावित होते हैं, एक प्रकार से कहें, ठीक है, एक प्रकार से कहें जननांग प्रभावित होते हैं। और विटामिन ई के बाद के आता है तो के वही हो जाएगा हमारा, सही हो गया, ठीक है। विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयोगी होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरी क्लास आप देखिएगा तब निर्णय करिएगा, तब हमारे साथ जुड़िएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। नहीं तो मत करिएगा, आपकी इच्छा है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप पछताएंगे बहुत। इस प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही होगी। आप देखिए, हमारे पूरी क्लास को देखिए, अभी भी आपके परीक्षा में समय है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारे चैनल पर आपको मैराथन उपलब्ध कराई जाएगी, जीके की हो, हिंदी की हो, भूगोल की हो, सभी की मैराथन बारी बारी से उपलब्ध कराया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तब तक आप अभी प्रैक्टिस करते रहिए। जब समय आपका और नज़दीक हो जाएगा पेपर, अब वो तो वैसे तो कंफर्म है डेट, लेकिन और नज़दीक आने दीजिए, तुरंत आपके लिए मैराथन उपलब्ध कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए, यह प्रश्न देखिए, वह कौन सा रुधिर है जिसको सभी व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं और उसे सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा, एक रक्त समूह होता है जिसे सर्वदाता कहते हैं, और एक रक्त समूह होता है जिसे सर्वग्राही कहा जाता है। तो दोनों में आपको हम बताने वाले हैं इस प्रश्न के माध्यम से, दोनों को। चलिए,
ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा कि ओ होगा? तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्वग्राही किसे कहा जाता है? तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को सर्वग्राही कहा जाता है। ए और बी को सर्वग्राही कहा जाता है। जिसमें ए और बी साथ में हो वही सर्वग्राही होंगे, ठीक है। ए मत समझ लीजिए कि ए भी होगा बी भी होगा, या दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। जहां पर ए और बी दोनों साथ में हो वही सर्वग्राही होंगे, ठीक। चलिए, और सर्वदाता अगर आपसे पूछा जाए, सर्वग्राही मतलब जो सभी का खून ले सके, ठीक है। जैसे आपके शरीर में कोई रोग हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका ब्लड जो है ए बी होगा, ठीक। तो आप अगर आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, तो आप सभी से खून ले सकते हैं, चाहे ए वाले का भी खून ले सकते हैं, बी वाले का भी ले सकते हैं, ओ वाले का भी ले सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर ओ की बात की जाए, ये जो ओ है डी ऑप्शन होगा जो हमारा, इसे सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। सर्वदाता इसे कहा जाता है, ठीक। चलिए, सर्वदाता कहा जाता है मतलब यह सभी को खून दे सकता है, ठीक। वो जो होता है सभी को खून दे सकता है। आपको दोनों क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दोनों प्रश्न याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। वैसे ओ को सर्वदाता कहा जाता है, ठीक। ओ को सर्वदाता और ए और बी को सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है। देखिए, ए ऑप्शन में 5, 4, 3, 2। तो चलिए बताइए मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न देखिए भूगोल का प्रश्न आ गया आपके लिए। हमने लगभग 2 क्वेश्चन शुरू में पॉलिटिक्स लिया, उसके बाद 4 क्वेश्चन हमने साइंस ले लिया। अब देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गए हैं आपके लिए, सभी मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, ठीक है। चलिए बताइएगा, प्रश्न देखिए क्या है। भारत की वह नदी जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, ए ऑप्शन में गोमती है, बी ऑप्शन में गोदावरी, सी ऑप्शन में सरयू, डी ऑप्शन में गंगा। चलिए, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी मशहूर है भारत में, बताइएगा, उत्तर दीजिए। चलिए कमेंट करिए। क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर आपके लिए क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। अभी रोजाना दोपहर 1 बजे में आपकी क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले समय में तीनों शिफ्ट में कराएंगे, सुबह भी कराएंगे, दोपहर में भी, शाम को। अभी 2-1 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो जो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है उसे कौन सी नदी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी गोदावरी नदी, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोदावरी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर जो गोमती है इस नदी को आदि गंगा कहा जाता है, ठीक है। आदि गंगा कहा जाता है, आप समझ लीजिए, ठीक। चलिए, आदि गंगा गोमती को कहा जाता है, आप जानते रहिए, हो सकता हो प्रश्न आ जाए। देखिए, ये स्टैटिक जी के कहें या इतिहास से प्रश्न का, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? आपसे यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उनमें से बताना पड़ेगा सबसे, वह जो सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में गए थे, आपको कौन होगा बताइए। ए ऑप्शन देखिए अंग्रेज, बी ऑप्शन पुर्तगाली, सी ऑप्शन ए और बी दोनों उपयुक्त दोनों होंगे, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अंग्रेज देखते ही टिक मार देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अंग्रेज सबसे पहले नहीं आए थे, सबसे पहले भारत में जो आए थे वह थे पुर्तगाली, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लेट गए थे पुर्तगाली, ठीक है। आपको यह जानना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यह आधुनिक इतिहास का संबंधित ये प्रश्न होगा लगभग। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपसे पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो चलिए, ए ऑप्शन 1946, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1950, डी ऑप्शन 1943। तो चलिए, कैबिनेट मिशन की बात की जा रही है तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आ गया था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। चलिए, क्लास कैसी लग रही है लाइक करिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे यही सिर्फ कह रहे हैं, अगर आप क्लास को लाइक करेंगे तो यह क्लास यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा, और हो सकता है आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब से किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। तो आप इतना कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो। चलिए यह प्रश्न देखते हैं। यह भी देखिए, गांधी जी से संबंधित प्रश्न है, आधुनिक इतिहास का यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, नमक सत्याग्रह जो किया गया था, उसके दौरान एक आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया। देखिए क्या होगा। ए ऑप्शन देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, और सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा, उपयुक्त दोनों होंगे नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। तो चलिए ए और बी में उत्तर बताइए। चले
कुछ आप भी उत्तर बताते रहिए, हो सकता है आप उत्तर बता दें, आपका उत्तर सही हो गया हो, नहीं आता हो प्रश्न फिर भी आपका उत्तर सही हो जाए, आप बताते रहिए उत्तर। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था, नील कृषकों की दुर्दशा, जो मिश्र बंधु पुस्तक लिखे थे उनसे संबंधित एक प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो नील एक जगह है चंपारण, वहाँ पर नील खेती करने वाले किसानों के द्वारा गांधी जी जब वहाँ पर गए थे तब उनके द्वारा यहाँ पर सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर संविधान से आ गया। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि अभी हमने ऊपर एक मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन का, अब हमने मौलिक कर्तव्य को लेकर लिए इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपको पता होगा कि जब संविधान हमारा बना था वहाँ पे स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक, चलिए तो किस से जोड़ा गया, ऑप्शन ए देखिए 72वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन 78वें संविधान संशोधन द्वारा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखिए, फिर से संविधान का प्रश्न आ गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा जा रहा है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए ऑप्शन देखिए 18, बी ऑप्शन में 17 और सी ऑप्शन अनुच्छेद 19, डी ऑप्शन अनुच्छेद 20। तो चलिए देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको उत्तर बताना पड़ेगा। चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार, चलिए कमेंट करिए। प्रेस की स्वतंत्रता जो है हमारा 19 अनुच्छेद नंबर 19 में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता का अंत इसमें वर्णित है। आप दोनों याद कर लीजिए, 17-19 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो वह हो जाएगा 17 में, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह हो जाएगा 19 में। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। ए ऑप्शन देखिए राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा और सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता किसने की थी। आप काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि आप वो मार देंगे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन आपका उत्तर ये गलत हो जाएगा। जैसे ही आप राजेंद्र प्रसाद मारेंगे वह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होगा जब पहली बैठक होती उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हम ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र नहीं सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलिए आप क्वेश्चन को याद करिए, इसलिए हम प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई। न्यायिक समीक्षा मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, चलिए न्यायिक पुनरावलोकन चलिए किससे लिए गए। ए ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया से, बी ऑप्शन अमेरिका से, सी ऑप्शन यूरोप से और डी ऑप्शन अफ्रीका से। चलिए हमारी कोशिश है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा दें, क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे उतने ही आपको लाभ होने वाला है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में आपको लाभ नहीं होने वाला। आप अंतिम समय है जितनी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। ठीक है, हमारा यही आपके लिए एक सलाह का है। मान लीजिए इस अंतिम यही समझ लीजिए यूपीपी का कोर्स कोई मत लीजिएगा, हमारी बात मानिएगा। ऑनलाइन कोर्स कहीं पर मत लीजिए, ऑफलाइन कोचिंग भी मत ज्वाइन करिए। हो सकता हो जितना से जितना हो सके अपनी किताब पढ़िए और जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाए, उसी के द्वारा आप पास कर सकते हैं, नहीं तो आप पास नहीं कर सकते। आप सोचिए 1 महीने का समय है, उसमें कितने आपको पढ़ा देंगे कोचिंग वाले कि आप पास हो जाएंगे। उससे कभी मत लीजिए बैच को, आपका पैसा फिजूल खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो लिया गया था वह था अमेरिका के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, मेघदूत किसकी रचना, हमने आपसे पूछा कहा था कि कुछ हिंदी या संस्कृत हिंदी के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक रचना पूछी गई है, तो आप समझ लीजिए हिंदी का यह क्वेश्चन हो गया। चलिए, मेघदूत किसकी रचना, ए ऑप्शन देखिए भारवी की, बी ऑप्शन कालिदास की, सी ऑप्शन जयशंकर की और डी ऑप्शन तुलसीदास की। तो चलिए मेघदूत की बात की जाए अगर, मेघदूत हो जाएगा कालिदास की रचना। ठीक है, कालिदास की रचना मेघदूत हो जाएगी। कालिदास के द्वारा एक मालकाग्नि मित्रम भी लिखा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद की कोई एक रचना का नाम बता दीजिए। चलिए जयशंकर प्रसाद की कोई एक रचना नाम बताइए, तुलसीदास की कोई रचना, जयशंकर की बताइए। चलिए जयशंकर बताइए, कमेंट करिएगा। अगर आपको पता होगा जयशंकर की कोई एक रचना तो वह कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, दही खट्टी क्यों होती है। आपसे पूछा जा रहा है, यह साइंस का प्रश्न है कि दही खट्टी क्यों होती है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन लैक्टिक अम्ल के कारण, बी ऑप्शन एसिड के कारण, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों के कारण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो दही खट्टा होता है वह हो जाएगा ए ऑप्शन सही। ठीक है, ए ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल के कारण दही हमारी खट्टी हो जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे बस इतना निवेदन करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तब तो आपको रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, रोजाना हमारे साथ जरूर जुड़िए दोपहर में 1 बजे। ठीक, चलिए बताइए उत्तर बताइए। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। आपसे यह प्रश्न पूछा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ए ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन मीथेन। तो चलिए बताइए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए बताइए। तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारी ऑक्सीजन निकलती है, आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से हमने आधुनिक इतिहास से, इस क्लास में वैसे देखा जाए तो आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न और पॉलिटी के ज़्यादा प्रश्न आए हैं, संविधान जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन देखिए तिलक को, बी ऑप्शन ए ओ ह्यूम को, सी ऑप्शन सरोजिनी नायडू को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि सरोजिनी नायडू को नहीं, ना तो तिलक को, ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न को 2 से 3 बार इसलिए पढ़ रहे हैं, आप आसानी से याद कर लें, क्योंकि हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता रहे हैं, करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इसलिए हम 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़ रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद होता चले, आप सुन भी लें। ठीक है, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, किस राज्य में लोक चित्रकला मधुबनी पेंटिंग्स प्रसिद्ध है। चलिए मधुबनी पेंटिंग की बात की गई, ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन केरल। तो चलिए बताइए मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है, मधुबनी नामक एक स्थान है बिहार में, वहाँ की यह पेंटिंग प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यह प्रश्न देखिए, जीके का यह प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन असम। तो चलिए बताइए, चलिए एक बार कमेंट करिए किसने शुरू किया, तो वह हो जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा, प्रश्न देखिए यह प्रश्न है, वह स्थान जहां आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, तो कौन सा स्थान था। ए ऑप्शन देखिए गुजरात, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन केरल। तो कहाँ पर शुरू किए थे, तो वह किए थे महाराष्ट्र में, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही भी कहा जाता है। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही जो थे वह थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि आधुनिक इतिहास से यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे।
भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन देखिए जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करिए एक बार। चलिए कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जितने लोग देख रहे हैं हमारे इस क्लास को, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। आपको पता होगा कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय है, आप जितना पढ़ लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, समय बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है कि समय बहुत अधिक है हमारे पास, तो यह आपकी गलत फहमी है। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पेपर में 50 लाख आदमी बैठने वाले हैं। आपको खुद सोचना चाहिए। ठीक है, 50 लाख यूपीपी में इस बार बैठने वाले हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ए ऑप्शन गुजरात में, बी ऑप्शन मुंबई में, सी ऑप्शन कोलकाता में, डी ऑप्शन चंडीगढ़ में। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन मुंबई में। भारत का प्रथम सूती कपड़े का कारखाना स्थापित किया गया था, वह था मुंबई में। चले, या क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं वह भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन अच्छे हों तभी बताइए, नहीं अच्छे हों तभी बताइए, उसमें जरूर परिवर्तन किया जाएगा। अभी कुछ ऐसे मत समझ लीजिए कि कुछ सब प्रश्नों को आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप देखिए तो इसके बाद आप समझिए। ठीक है, कुछ सरल होंगे प्रश्न, कुछ कठिन होंगे, कुछ बहुत कठिन होंगे, लेकिन आप एडजस्ट करिए, क्योंकि पेपर का स्तर इस बार कैसा रहेगा यह कोई नहीं जानता। ठीक है, 5 साल बाद यह वैकेंसी आई है, आपको पता नहीं होगा तो आप जान जाइए यह पेपर टफ होगा कि सरल होगा, वो तो पेपर होने के बाद पता चलेगा। ठीक है, यह प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन आचार्य विनोबा भावे, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए बताइए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वह थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था प्रथम वाला। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर फिर देख लीजिए, एक पुस्तक आई है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास संबंधित थे, किसके राज्य से संबंधित थे? चलिए ए ऑप्शन देखिए अकबर के शासनकाल से, बी ऑप्शन जहांगीर के शासनकाल से, सी ऑप्शन औरंगजेब के शासनकाल से, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, कमेंट करिए रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? उत्तर बता दीजिए एक बार इस प्रश्न का जल्दी से। तो वह हो जाएंगे अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास थे वह अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अकबर के शासनकाल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए करंट में भी पूछ सकता है, वैसे जीके में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए भारत का वह राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू है, किस अनुच्छेद के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू की गई, आपको यह बताना होगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन केरल में, बी ऑप्शन गोवा में, सी ऑप्शन असम में, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में। तो इसका उत्तर हमारा केरल में हो गया। समान संहिता लागू है, कौन सा अनुच्छेद होगा? समान नागरिक संहिता का। ठीक है, आप यह कमेंट करके जरूर बताइए क्लास में कि समान संहिता जो होती है उसका अनुच्छेद कौन सा होगा, समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद कौन सा है, आपको यह कमेंट करके बताना है। तो चलिए यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो आपसे बस यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन इस घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए, घंटी को। ठीक है, यहाँ पर इस घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास कैसी लगी यह जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।